वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल वाला। आज हम यूपीपीएससी 2020 सीसेट के क्वेश्चंस को करेंगे। ये इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल सिविल वाला 2024। आइए, यूपीपीएससी 2020 सेट ए के क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन बताना है। आई नेवर मेट नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड, तो ही एक्सप्लेन्ड दैट। अब देखिए, ये जो आई नेवर ईट है, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी नरेशन चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही नेवर एट मीट। इसका मतलब क्या होगा? करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड रेडेंजुबियस। रेडेंजुबियस का मतलब होता है आप एक जो प्लेस है जहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होने वाली है उसी को बोल रहे हैं। मतलब ए प्लेस अपॉइंटेड फॉर अ मीटिंग, या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी होता है किसी मीटिंग को बोला जाता है जो अरेंज की गई होती है किसी दूसरे के साथ। उस मीटिंग के लिए भी या मीटिंग के प्लेस के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है RENDEZVOUS। आपको पता होना चाहिए इसकी स्पेलिंग। आपसे यूपीपीसीएस स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछ सकता है, तो इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखिए और इसका मीनिंग भी। एंडेवर का मतलब होता है आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास, अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। एडवेंचर आप समझ गए, सीक्रेट प्लेस आपको पता ही है। तो ए प्लेस अपॉइंटेड फॉर अ मीटिंग के लिए क्या होगा? REN, स्पेलिंग याद कीजिए, RENDEZVOUS। RENDEZVOUS। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड? करस्पॉन्डेंस, कंसाइंस, अकरेंस और कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस की स्पेलिंग गलत है। ज़्यादातर केस में जहाँ स्पेलिंग एरर पूछा जाता है वहाँ ई आई जहाँ आता है वहाँ आई ई कर देता है एग्जामिनर, जहाँ आई ई आना चाहिए वहाँ पे ई आई कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कन्वीनियंस की स्पेलिंग में गलत है। कन्वीनियंस का मतलब है, कन्वीनियंस की स्पेलिंग होगी CONVNIENC, इन्होंने दी है NEINC, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी। तो करस्पॉन्डेंस, कंसाइंस और अकरेंस तीनों स्पेलिंग सही हैं। देख लेते हैं इन सभी के मतलब क्या क्या हैं एक एक करके। करस्पॉन्डेंस मतलब आप जो लिखित में लेटर एक दूसरे को भेजते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे बोल रहे हैं करस्पॉन्डेंस। द एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर या लेटर्स देमसेल्फ, तो उसे बोला जाएगा पत्राचार या पत्र व्यवहार या भेजे गए पत्र। अकरेंस में 2 बार सी और 2 बार आर आता है। कई बार स्पेलिंग एरर में यूपीपीसीएस ने पूछा है, तो आपको अकरेंस का मतलब पता होना चाहिए। अकरेंस मतलब कोई भी घटना है, समथिंग दैट हैपन्स और एग्जिस्ट, कोई भी घटना जो घटित हुई हो या विद्यमान है, तो उसके लिए यूज किया जाता है अकरेंस। 2 बार सी आएगा, 2 बार आर आएगा, ध्यान रखिए। कंसाइंस का मतलब होता है कि आपका जो विवेक है वो सही और गलत, उनके लिए जो माइंड बोल रहा है उसे बोल रहे हैं कंसाइंस। द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग, मतलब आपका अंतःकरण है, आपको स्वयं के कर्म का अच्छा या बुरा होने का जो ज्ञान है उसे बोला जा रहा है कंसाइंस। साइंस के आगे CON और लगा दिया है, उसे याद करेंगे कंसाइंस। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब कोई भी चीज़ जो सुइटेबल हो किसी चीज़ के हिसाब से या बहुत ज़्यादा ईजी हो, तो उसे बोलेंगे कन्वीनियंस, मतलब जो सुविधाजनक हो। समथिंग दैट मेक्स थिंग्स ईजियर और क्विक और मोर कंफर्टेबल, या फिर उसे बोला जाएगा द क्वालिटी ऑफ बीइंग ईजी, यूजफुल, सुइटेबल फॉर समबडी, तो उसे बोला जाएगा कन्वीनियंस। कोई चीज़, किसी चीज़ की उपयुक्तता क्या है, कोई चीज़ कितना सावधानी उपकरण है, तो उसे बोलेंगे कन्वीनियंस। नेक्स्ट हमसे एक्टिव वॉइस पूछा है। ये मैंने आपको बताया था, इंपरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब से स्टार्ट है या लेट से स्टार्ट है, तो उसमें कैसे याद करते हैं? लेट इट बी डन एट वंस, तो इसका मतलब क्या होगा? लेट इट एट वंस आएगा, तो एट वंस तो आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिया गया है? डन। डन का मतलब डू वर्ब आनी चाहिए, तो इसका होगा डू इट एट वंस। क्या होगा? डू इट एट वंस। मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी इंपरेटिव सेंटेंस हैं उनके जब वॉइस कन्वर्ट होंगे, एक्टिव से पैसिव बनेगा, तो लेट वर्ब का यूज सबसे पहले किया जाता है। तो लेट वर्ब लगाई जाएगी। लेट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वी लिखा जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी और एक्सेट्रा जो भी है। तो लेट इट बी डन एट वंस, तो इसका क्या आएगा? डू इट एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Choose the correct conjunction from the following option to complete the sentence. He got fill in the blanks, he was ill. तो इसका मतलब वो बीमार था फिर भी उसने पा लिया कोई भी चीज़ है, जो भी प्राइस है या जो भी स्कोर है वो उसने पा लिया। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को कि वो बीमार होते हुए भी किसी चीज़ को पा रहा है, किसी चीज़ को सक्सेस पा रहा है या कोई मार्क्स पा रहा है या अवार्ड पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट के लिए जो एक कंजक्शन है वो या तो बट होता है या फिर ऑल्दो भी यहाँ पे एक बेस्ट कंजक्शन हो सकता है। बिकॉज कोई रीजन नहीं है, इफ़ कोई शर्त नहीं है, अनटिल कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं की गई है, ही वॉज इल, ही गॉट ऑल्दो ही वॉज इल, मतलब बोला जा रहा है कि उसने पा लिया और यद्यपि वह बीमार था। तो ऑल्दो विल बी द करेक्ट आंसर। हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए एक कंजंक्शन यूज करना है। नेक्स्ट बोला गया वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट एक इडियम है जिसका एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है आपने कोई एक ऐसी चीज़ खरीदी है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। जैसे सपोज मैं आपको एक याद करने के लिए एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने कोई ऐसा वाइट एलिफेंट ही खरीद लिया है मान लीजिए। अब आपको पता है वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड होता है। अब थाईलैंड से आप एक हाथी तो लेके आई बट वो क्या है कि बहुत महंगा ले आए हो। अब महंगा तो ले आए बट आपको उसको यूज करने के लिए जब जाते हो तो फिर क्या हो रहा है, वो जल्दी से गंदा हो रहा है, वाइट कलर का है। अब उसको आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको डर लग रहा है कि गंदा हो जाएगा, फिर साफ करना पड़ेगा। तो आपका कॉस्टली पोजीशन है बट वो यूजलेस है। तो इसमें ये एक ऑप्शन दिया है एक यूजफुल पोजीशन नहीं, ये यूजलेस पोजीशन, कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, या फिर इसके लिए बोला जाएगा इन अनइकोनॉमिकल पोजीशन। अनइकोनॉमिकल का मतलब होता है कि आपने अपने पैसे का वेस्ट कर दिया है, इकोनॉमिकली खर्च नहीं किया है। तो ये वाइट एलिफेंट का बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे सूटेबल है वो है एन अनइकोनॉमिकल पोजीशन। अनइकोनॉमिकल का मतलब है वेस्टिंग मनी, टाइम एंड मटेरियल, वेस्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट पूछा गया करेक्ट सिनोनिम बताना है। एवोमिनेबल। एवोमिनेबल मतलब होता है वेरी बैड और शॉकिंग, बहुत ज़्यादा घिनौना, बहुत ज़्यादा बुरा। तो उसके लिए जो बेस्ट सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है क्या, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग भी वही है, वेरी अनप्लीजेंट, वेरी बैड। तो डिस्गस्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला गया है इन द पाइपलाइन। इन द पाइपलाइन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो प्रोसेस में है, मतलब आपने कोई चीज़ प्लान कर रखी है, ये प्रिपेयर कर रखी है बट वो प्रोसेस में है, निर्माणाधीन है, तो उसे बोला जाता है क्या, इन द पाइपलाइन। इन द पाइपलाइन का मतलब बीइंग प्लान्ड और प्रिपेयर्ड। बीइंग प्लान्ड और प्रिपेयर्ड मतलब वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, प्रोसेस है, डेवलपमेंट की प्रोसेस में है, तो उसे बोलेंगे इन द पाइपलाइन, इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड। क्लियर। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, एक पार्टेक है, एक पिनेकल है और प्राइंस है। ठीक है। पार्टेक क्या होता है, मतलब किसी वस्तु को या किसी एडिबल चीज़ को खाना या पोर्टेबल चीज़ को पीना, तो उसे बोला जा रहा है टू ईट और ड्रिंक समथिंग, उसे बोलेंगे पार्टेक, PARTAKE। नेक्स्ट वर्ड है पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। और इसका अगर एंटोनिम आपसे पूछा जाए तो वो होता है नादिर। ये भी ऐसे क्या नाम है, आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में कई बार यूपीपीसीएस ने पूछा है कि पिनेकल का एंटोनिम पूछा है और नादिर का मतलब पूछा है। तो नादिर लोएस्ट पॉइंट होता है और पिनेकल जो है सरमाउंट मतलब टॉप पॉइंट होता है। या फिर हम पूछ सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग, या फिर द हाईएस्ट हाई पॉइंटेड रॉक ऑफ ए माउंटेन, तो उसे बोलेंगे पिनेकल। इसमें दो बार रहना था, स्पेलिंग एरर में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब एक प्रायन नाम का एक वर्ड है। प्रायन क्या है, एक डिसीज है। क्या है, एक डिसीज है। क्या है वो आपको बता देता हूँ। Prion disease comprises several conditions. A prion is a type of protein that can trigger normal proteins in the brain to fold abnormally. मतलब प्रायन एक तरीके की प्रोटीन है जो बाकी की जो नॉर्मल प्रोटीन है ब्रेन में उसको क्या है, फोल्ड एबनॉर्मली फोल्ड करने के लिए ट्रिगर करती है। इसकी वजह से एक डिसीज होती है ह्यूमन और एनिमल दोनों में, और जो ज़्यादातर इन्फेक्टेड मीट प्रोडक्ट की वजह से क्या होती है, स्प्रेड होती है, तो उसे बोलते हैं प्रायन डिसीज। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा सकता है। अब हम कॉन्ट और रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने इंग्लिश का सेक्शन कवर कर लिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है स्मिता रिकॉर्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। तो एक लिस्ट बनाई गई, इसमें टॉप और बॉटम दो हैं। इसमें स्मिता की जो रैंक है वो 16th है टॉप से, तो उससे पहले 15 बच्चे हैं। और बोला गया है 29th फ्रॉम द बॉटम है, यानी उसके नीचे कितने हैं, 28 स्टूडेंट उसकी रैंक के नीचे हैं। फिर बोला गया है 6 स्टूडेंट ये वो हैं जो पास हो गए। तो पास होने वाले स्टूडेंट कितने हो गए, तो देखिए 15 और एक 16, और ये टोटल कितने हैं 28। 15 तो ये रहे, 28 ये रहे, और एक स्मिता खुद, तो 15 और एक 16 और 28। तो 16 और 28 कितने हो जाएंगे, 8 से 14 की 4, एक हासिल, तो 44। फिर क्वेश्चन में बोला गया है 6 स्टूडेंट अपियर ही नहीं हुए, तो एबसेंट कितने हैं 6। और साथ ही साथ बोला गया 5 स्टूडेंट फेल हो गए थे, तो 6 और 5 11, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 55 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एग्जाम में, जिसमें से 6 एबसेंट थे, 5 फेल हो गए
और साथ ही साथ 44 बच्चे पास हुए। उसमें स्मिता की रैंक टॉप से 15 थी और बॉटम से 29 थी, 16 और 29 सॉरी। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 55। नेक्स्ट देखते हैं, रवि स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहले बना लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। रवि ने स्टार्ट किया वॉकिंग 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, देन ही टर्न साउथवर्ड, तो साउथ में जाता है 5 किलोमीटर, अगेन टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर फिर जाता है, और फिर बोला गया है फाइनली टर्न टू द नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। तो 9 मतलब 5 ये चला, ये 4 चला। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये टोटल कितना होगा 1 + 2 यानी ये 3 होगा, और ये टोटल 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे, 3 4 5 ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 बोला गया है 4 men ABCD and 4 women WXYZ are sitting around a table facing each other if no 2 women or men are sitting together। मतलब कोई भी कंजुकेटिव नहीं होंगे, कोई से भी दो। अब क्वेश्चन में क्या है उसको देख लेते हैं। W इज टू द राइट ऑफ B। तो सबसे पहले 8 पर्सन के बैठने का अरेंजमेंट करते हैं, 8 चेयर लगा दी, ठीक है। ये सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये बोला गया है फेसिंग टूवर्ड ईच अदर है, क्लियर है। अब हमसे बोला गया है कि बी के राइट में डब्ल्यू है, तो बी हमने यहाँ मान लेते हैं, तो बी के राइट में है तो लेफ्ट इधर, तो राइट क्या होगा डब्ल्यू, यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, वाई इज फेसिंग एक्स, वाई एक्स को फेस कर रहा है, कर रही है, वोमेन है। और दूसरी बात बोला गया है बाई इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब सब चीज़ एक एक करके हम एज्यूम करते हैं। अगर मैंने ए को यहाँ एज्यूम किया, ए को अगर मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, ध्यान से देखिएगा, तो पहले तो ए को यहाँ पे एज्यूम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए कौन है, एक मैन है, और मैन बी के बगल में नहीं बैठेगा, तो ए को मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया। अगर ए को मैंने यहाँ एज्यूम किया तो ए के लेफ्ट में क्या है, वाई है, ए के लेफ्ट में वाई है, तो वाई यहाँ होगा। बट बाई एक्स को फेस कर रहे हैं, डब्ल्यू को फेस कर रहा है, तो ना तो यहाँ बाई होगा नहीं यहाँ बाई होगा, तो ए को फिर मैंने यहाँ मान लिया। अगर मैंने ए को यहाँ माना तो ए के लेफ्ट में कौन है, ए के लेफ्ट में बाई होगा। बट अगर बाई यहाँ है तो एक्स यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यू और एक्स आपस में पास पास नहीं बैठ पाएंगे। तो ए की पोजीशन अब फिर समझ में आती है, तो हमने ए को फिर यहाँ ले लिया। ए को जब मैंने यहाँ लिया तो ए का लेफ्ट क्या है ये, तो ए के लेफ्ट में कौन है वाई, और वाई के अपोजिट कौन है एक्स। तो ए की फाइनल पोजीशन ना तो ये इस पोजीशन पे आई, ना यहाँ आई, यहाँ इसकी ए की फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गई, यहाँ इस कंडीशन सुइटेबल बैठ रही है। अब पूछ रहा है सी इज टू द राइट ऑफ जेड। अब ध्यान से सुनिए, सी के पास दो ही ऑप्शन, ना तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता, यहाँ पे सी नहीं आएगा क्योंकि ए के बगल से नहीं बैठ सकता, तो सी के पास एक ऑप्शन ये है। अगर सी के पास एक ऑप्शन ये है तो उसके राइट में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो सी को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा। और सी के लेफ्ट में क्या बोला गया है, जेड है, तो जेड को हम यहाँ बिठा देंगे। अब जब हम देख रहे हैं ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब भर गए, तो फिर हम डी को कहाँ बिठाएंगे, यहाँ। अब क्वेश्चन में पूछा गया है देन हु आर द 2 पर्सन सिटिंग एडिस्टेंट टू, तो डी के एडिस्टेंट में कौन है, डब्ल्यू एंड वाई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड 15789 XAT XTZAL और 2346 को बोला गया है, तो ये देखिए 23549 की वैल्यू बतानी है, तो 23 इससे मिला लो मतलब XT, 23 मतलब NP, तो NP वाले कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद बोला गया 549, तो 5 मतलब क्या हो गया T, 49 का मतलब लास्ट के 4 मतलब ये हो गया S, और 9 का मतलब हो गया L, तो क्या होगा NPTSL, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। 4 2 1 5 3 8। तो देखिए ये बड़े बड़े नंबर होते जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर ट्राई करते हैं, क्या पता है स्क्वायर के बाद ये नंबर ऐड करके आ जाए। तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 1 का वर्ग 1, जोड़ा क्या आ गया 21। अगले को सेटिस करते हैं, हो रहा है यानी 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64। जोड़ते हैं 5 और 9 14 और 4 18 की 8, 1 हासिल, 2 1 3 और 1 6 9, 98 हो जाएगा, तो ये सही है। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। सॉल्व करते हैं 9 9 18 और 4 6 24 की 4, 2 हासिल, 4 3 7 और 2 9, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 94। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट नंबर वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 7 से 18 कैसे आ सकता है, 7 दूनी 14 और 4 18, 18 से 36 40 कैसे आएगा, 18 दूनी 36 और 4 40,
सॉल्व मतलब फिट बैठ रहा है। तो 40 दूनी 80 और 4 कितना आ जाएगा 84। फिर 84 इंटू 2 करो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 और 4 कितना आ जाएगा 172। तो ये पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2021 में भी सेम पूछा गया, रिपीट किया गया 2020 से ही। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बैकबोन का काम करते हैं। आप जरूर अच्छे से करके जाइए, और हम आपको इसी सीरीज में 2018, 19, 20, 21, 22, 23 इन 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में करा रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपके लिए रिपीट होकर आएंगे 26 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है। तो जरूर अच्छे से करके जाइए, वीडियो पूरी देखिए। बहुत सारे चीज़ों में आपको मैं शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एग्जाम में अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आपसे फ्यूचर में यूपीपीसीएस पूछ सकता है। ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर। ए जो है बी की सिस्टर है, सी इज बीज मदर, सी जो है बी की माँ है। फिर क्या बोला गया, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के पापा हैं। अब ई इज डीज मदर, ये नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेटेड है डी से। तो देखो, डी की बेटी, डी की बेटी, सी, सी के बेटी, सी के बेटी ए, तो इसकी ये कौन लगेगी ग्रैंड डॉटर। वैसे तो देवती लगेगी, मतलब ए जो है नाना होंगे, बट उसे इंग्लिश में क्या ही बोला जाएगा ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन इन हाउ मेनी टाइम्स यू राइट 3। यूपीपीएससी 2021 के सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था, एक सेम क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है, जिसमें पूछा गया था नंबर ऑफ फोर्स वाले पूछे थे, मतलब 4 जो डिजिट है वो सब में आनी चाहिए और वो नंबर 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 7 नंबर आए थे, तब मैंने आपको बताया था कि आपसे अगर ऐसा पूछा गया 3 डिजिट कितनी बार रिपीट हुई है 4 बार, तो उसका करेक्ट आंसर होता है 20। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देखिए 3 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया, 43 हो गया, 53 हो गया, 53 हो गया, 63 हो गया, 73 हो गया, 83 हो गया, 83 हो गया, 93 हो गया। इस 33 से ऊपर आइए 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 टाइम्स डिजिट 3 बार आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। वॉल्यूम की यूनिट क्या है लीटर, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम, प्रेशर की यूनिट बैरोमीटर नहीं है, प्रेशर बैरोमीटर से नापा जाता है, तो यही ऑड है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पी बराबर क्या होता है एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब क्या होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, रमा इज ओल्डर देन सोनम एंड पूनम इज ओल्डर देन रमा। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि पूनम इज ओल्डर देन रमा एंड रमा इज ओल्डर देन सोनम। अब क्वेश्चन में बोला गया है सोनम इज ओल्डर देन पूनम, क्या सोनम पूनम से ओल्डर देन है। इफ टू स्टेटमेंट फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि सोनम ओल्डर नहीं है, सोनम क्या है यंगर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 3 2 6 8 18 और 40 ये हमसे पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो 18 तिया 18 चौके क्या होंगे 72। देखिए आगे भी इसी सीरीज में यही है, 2 चौके 8, 8 पंजे 40, तो जो मल्टीपल है वो बढ़ रहा है, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 72। 72 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ये शॉपकीपर मार्क्स अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। ये सीपी है एमपी है, सीपी हमने 100 मान ली, मार्क प्राइस उसने कितनी कर दी 120, यानी 20% एबव की है। फिर बोला गया है कि वो डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 8% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया 108 रुपये, यानी 120 की चीज़ 108 में बेटी जा रही है, इसका मतलब क्या है 12 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है 120 पे इंटू 100, मतलब कितना हो गया 10, यानी 10% उसने क्या दिया डिस्काउंट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इफ़ प्लस को डिवाइड से डिनोट किया गया है, माइनस को इंटू से, इंटू को प्लस से और डिवाइड को माइनस से, तो क्वेश्चन में बोला गया इसको सॉल्व करके बताइए। 6 डिवाइड बाई 10 माइनस 4 इंटू 12 प्लस 6, साइन चेंज करते हैं, डिवाइड मतलब -6 -10 कर देंगे,
डिवाइड, माइनस मतलब इंटू है, इंटू मतलब प्लस है, और प्लस मतलब डिवाइड। तो ब्रॉड मास का यूज करेंगे। 12/6 कितना हो जाएगा? 2। 6 माइनस 40 प्लस 2, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। 8 माइनस 40 कितना आ जाएगा? माइनस का 32 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर 2। जब भी ऐसा दिया है ए प्लस बी बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 2, तो इसका मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। इसका मतलब वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन वाई बराबर कितना है? 1। ये दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि वाई बराबर क्या है? एक्स। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अगर y बराबर x है तो पुट कर देते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू, तो कितना आ जाएगा? टोटल 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ए एंड बी आर द टू सेट्स। ए के अंदर कितने हैं? 10 मेंबर हैं, और बी में कितने हैं? 18 मेंबर हैं, और ए यूनियन बी में कितने मेंबर हैं? 20। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ, यानी इसमें 10 हैं, इसमें 18 हैं, और टोटल कितने हैं? 20 हैं। तो ये पूछा है कि ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा। तो देखिए 10 और 18 कितने होंगे? 28, और 20 टोटल हैं, तो यानी 8 कितने हैं? कॉमन। 28 माइनस 20 कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आप करना चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो क्या होगा? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन भी हमें पता करना है। एन ए या यूनियन भी कितना है? 20। ये कितना है? 10 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा? 18 10 28 में से 20 गई 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 32 एंड 24 इट्स पैरामीटर। तो देखिए रोम्बस क्या है? एक स्क्वायर के समान ही होता है। इसमें इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो ध्यान से देखिए, अगर कि रोम्बस में जो दो डायगोनल हैं वो इसने कितने बताए हैं? 32। तो 32 मतलब दोनों 16-16 हो जाएंगे, और 24 मतलब 12-12 हो जाएंगे, और 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो इसका ये पैरामीटर यानी इसकी साइड आ जाएगी, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। पैरामीटर क्या होता है? सभी साइड्स का सम। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 4a। तो इसकी साइड निकालेंगे, उसका 4 टाइम्स करेंगे, वही उस रोम्बस का पैरामीटर होगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको ये पता होना चाहिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यूज किया है इसी में एक डायरेक्शन के क्वेश्चन में। अगर मैं क्या करता हूँ, इंटू 4 कर देता हूँ, तो 3 चौके 12, इंटू 4 करूँगा तो 4 चौके 16, तो इंटू 4 करूँगा तो ये 20। तो 12 16 और 20 एक ट्रिपलेट होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 और 16 की वजह से 20। तो अपना जो पैरामीटर होगा वो 20 चौके कितना हो जाएगा? 80। 80 विल बी द करेक्ट आंसर। टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज y इक्वल्स टू 5x प्लस 4, y इक्वल्स टू कितना है? 5x प्लस 4। क्वेश्चन में बोला गया है अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज 10। अगर x का अर्थमेटिक मीन पुट करेंगे तो y का भी क्या आएगा? अर्थमेटिक मीन। x का अर्थमेटिक मीन 10 है, तो y का अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 5 इंटू 10 50 प्लस 4 यानी 54, 54। मीन ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो आपको पता है कि सबसे पहला इवन पॉजिटिव नंबर 2 है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर 20 नंबर हैं इवन हैं, तो इसका मतलब हमें गिनती कहाँ तक लिखनी पड़ेगी? डबल, 40 तक लिखनी पड़ेगी। तो अब हमसे इसका मीन पूछा है, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता है, तो मीन कितना आएगा? दोनों का सम डिवाइड बाई 2। 20 प्लस 40 बटे 2 कितना होगा? 21। 20 प्लस 40 बटे 2 कितना होगा? 21। अगर किसी में ये पूछ लेता कि आप फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का बताइए, तो पहला ऑड नंबर 1 होता और लास्ट ऑड नंबर कितना होता? 39। कैसे हमने जाना? क्योंकि हमें पता है ना। तो इसमें जो एवरेज आता है वो कितना आता है? 39 प्लस 1 यानी 40 बटे 2 यानी 20। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपसे इवन नंबर पूछा है, तो पहला इवन नंबर तो 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट पूछा है। फर्स्ट 20 पूछा है, तो यानी गिनती कहाँ तक जाएगी? डबल तक जाएगी, 40 तक। तभी तो आधे इवन और आधे ऑड बचेंगे। तो जो आधे ऑड इवन बचेंगे, तो इवन लास्ट इवन नंबर क्या होगा? 40। तो इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 21। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ए मैन पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सेज दैट द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। फोटोग्राफ में प्रदर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है। अगर मैं अपने भांजे की बात करूं, तो मेरा भांजा कौन है? मेरी बहन का लड़का, ये मैं हूं, और ये मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर का लड़का और उसकी जो नानी है, ये है नानी, यानी उसकी माँ हो गई, इसकी भी माँ और इस सिस्टर की भी माँ, तभी तो उस बॉय की नानी है। बोल रहा है फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है, यदि उसकी कोई और बहन नहीं है।
उस बहन से क्या संबंध है, उस बहन से क्या संबंध है। फोटोग्राफ में जो महिला है वो ये है, उस लड़के की बहन, उसकी और कोई बहन नहीं, एक ही बहन है, तो ये उसकी कौन है, माँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, मदर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ए मंकी क्लाइम्स अ 12 मीटर हाई स्लिप लिपलर। ये यूपीपीसीएस ने 2017 में सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको तब भी बताऊंगा, अभी आप देख लीजिए इसको कैसे करना है। ए मंकी क्लाइम्स अ 12 मीटर हाई स्लिपली पिलर, यानी 12 मीटर स्लिपली पिलर में जाता है। फर्स्ट मिनट 2 मीटर चढ़ता है फर्स्ट मिनट में, और नेक्स्ट मिनट में वो 1 मीटर डाउन आ जाता है। इसका मतलब अगर फर्स्ट के 2 मिनट की बात करें, फर्स्ट 2 मिनट में वो 1 मीटर अप करेगा। ऐसे केस में जहाँ पे नेगेटिव काम भी हो रहा हो, मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी, तो हम एक लास्ट के लिए पॉजिटिव वाला काम बचा के रख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हम उसको स्लिप नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें काम कंप्लीट कराना है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव काम है वो 2 है, तो 12 में से 2 माइनस कर लेते हैं 10, यानी उसको ये चेक करो कि 10 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, तो 10 मिनट यानी 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ेगा। जैसे ही 11वां मिनट आएगा, तो 11वें मिनट पर उसको चढ़ने की बारी आएगी, और चढ़ना उसे कितना है एक बार में, 2 मीटर। तो जैसे ही 10 मीटर पे पहुंचेगा, तो जैसे ही 2 मीटर चढ़ेगा तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा, उसके बाद उसके फिसलने का ऑप्शन नहीं रहेगा, इसीलिए हमने ये हटा देते हैं स्टार्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 + 1 यानी 21 मिनट। 21 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ध्यान रखिए, जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन रहे हों, मोर देन 1 ट्राइंगल, जैसे इसमें है, जो उसकी तीनों साइड्स को टच कर रहे हैं बार बार, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्राइंगल जब बनता है तो वो 4 ट्राइंगल बना के देता है। देखिए, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो 1 की वजह से 4 आ रहे हैं, तो n की वजह से 4n, और +1, 1 कौन सा है, सबसे बड़ा वाला, तो ये इसका शॉर्टकट हो सकता है, या आप फॉर्मूला अपना याद कर सकते हैं, 4n + 1। तो देखिए इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 1 2, तो 2 हैं, तो 4 दूनी 8, और +1 कितने हो गए, 9। 9 में ये वाला काउंट हो गया। बट ध्यान रखिए, अभी मैंने इसमें ये वाले पार्टीशन नहीं डाले हैं। जब ये वाले पार्टीशन डाल दूंगा तो इसकी वजह से 2 नए नए ट्राइंगल और बनेंगे, 2 नए ट्राइंगल बनेंगे, तो 2 ये, 2 ये, 2 ये, यानी 6 और ऐड कर देंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 15। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्लियर। आप कमेंट करके बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होने वाले हैं इसमें। इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले एक अगर अंदर ट्राइंगल है तो वो 4 ट्राइंगल्स को जन्म दे रहा है, तो इसमें हमने काउंट किया, इसमें कितने हैं, 1 है, 2 है, तो n = 2, तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 होने के साथ साथ फिर इसमें 6 और जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एक लाइन डालने से 2 नए ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। अगर उस क्वेश्चन में उसने इसमें भी लाइन डाल दी होती या इधर लाइन डाल दी होती तो और बढ़ जाते। तो बस अभी हम इतना ही है जितना मैं क्वेश्चन में पूछा है, बाकी आपसे एग्जाम में ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे क्या पता ये पूछ ले, तो ये शॉर्टकट्स आपको ध्यान रखनी है। तो क्या होगा, 4n + 1, n की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल अंदर, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल अंदर है, एक 4 को जन्म दे रहा है, तो 4 × 4 कितने होंगे, 16, और 16 में एक और जोड़ देंगे सबसे बाहर वाला ट्राइंगल, तो कितने हो जाएंगे, 17। 17 विल बी द करेक्ट आंसर। अब बताना है मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड क्या होता है, हिंदी में देखिए बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि 16 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16। मिसिंग नंबर बताना है, 60 है, 180 है, 90 है, 270 है, क्वेश्चन मार्क, और 405। देखिए 60 दिया, 180, 180 से फिर ये कैसे आएगा, /2, 90 से × t, तो ये क्या होगा, ×3, /2 × 3, तो /2 से कितना आ जाएगा, 270 के आधे 135। जैसे 135 में ×3 करेंगे तो कितना आएगा, 405। तो हमसे लुप्त संख्या पूछिए, तो लुप्त संख्या कितनी आ जाएगी, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 सन्स। तो फादर की जो एज है वो 2x1 + 2x2 के बराबर है, मतलब दोनों बच्चों की आयु के दोगुने के बराबर है। बोला गया है 20 साल बाद, तो 20 साल बाद पिताजी भी 20 साल बढ़ जाएंगे और बच्चे भी बढ़ जाएंगे,
x1 प्लस 20 प्लस x2 प्लस 20। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 20 साल बाद जो फादर की एज है वो उनकी सम ऑफ एजेज ऑफ टू सन्स के बराबर है। तो देखिए 20 से 20 कट जाएगा, फादर की वैल्यू कितनी है 2x1 प्लस 2x2, सॉरी एक 20 बचेगा, इसमें एक 20 बचेगा, ये 20 उड़ जाएगा। तो 2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू क्या है 2x1 प्लस 2x2 बराबर x1 प्लस x2 प्लस 20। सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 20। अगर x1 प्लस x2 20 है तो फादर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 2 यानी 40। तो फादर की एज ही क्वेश्चन में पूछी है तो कितनी आ जाएगी 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई जी आई के, ई जी आई के को उसने लिखा FILO। बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं। ई इक्वल्स टू 5, जी 7 है, आई 9 है, किंग्स 11 है, ओ मतलब 15 है, एल 12 है और आई 9 है। तो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 11 4 15, यानी +1 +2 +3 +4 कर रहा है वो। तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। FH JL, F6 है, H कितना है, H होगा 8, H 8 है, J 10 है, L 12 है। तो अब 6 और 1 7 करना पड़ेगा, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 12 और 4 16। तो सॉल्व करते हैं, 7 7 का मतलब कितना हो जाएगा जी, J मतलब 10, M मतलब 13, P मतलब 16। तो हो जाएगा GJPM MP, GJMP, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग विच आर प्रीसीडेड बाई 7 बट नॉट फॉलोड बाई 3। इसका मतलब ऐसे हमें 4 पता करने हैं जिनके पहले तो 7 हो बट बाद में 3 ना हो। तो 743 ना, 7 और 4 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, ये 4 है, इसके आगे 74 है, 742 ये चल जाएगा। अगला देखते हैं 746, ये भी चल जाएगा। अगला 741 ये भी चल जाएगा। फिर उसके बाद है 743, ये नहीं चलेगा, ये काट देंगे। और उसके बाद है 746। तो इस तरीके से 6 ऐसे 4 अंक आएंगे जिनमें सॉरी कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 ऐसे 4 डिजिट के अंक आएंगे, मतलब 4 डिजिट जो है वो 4 टाइम्स ऐसी आएगी जहाँ पे वो मतलब उनसे पहले 7 आ रहा होगा और बाद में 3 नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 4 4 4। क्लियर। 92 देखते हैं, इन ए रो ऑफ बॉयज इफ ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट। देखिए ये लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, ए और बी ये हैं। ए जो है 10th फ्रॉम द लेफ्ट है, 10th मतलब उससे पहले 9 लोग हैं, और बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट है तो उसके राइट में 8 लोग हैं। इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। बोला गया है अब ए की पोजीशन लेफ्ट से 15 हो जाती है, मतलब उससे पहले 14 लोग हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। तो देखिए इससे पहले 14 लोग हैं, 8 यहाँ पे हैं, तो 14 और 8 22 और एक ये खुद, तो 23 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन और इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आदमी आएगा तो अराइवल होगा, तो 3 हो जाएगा। अराइवल के बाद क्या करेगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा, 3 5 हो जाएगा। प्रेजेंट इंट्रोडक्शन के बाद फिर वो प्रेजेंट करेगा कुछ, तो 3 5 1 हो जाएगा। फिर कुछ डिस्कशन होगा और फाइनल वो रिकमेंडेशन में चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 3 5 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, 3 मैन और 7 वोमेन फिनिश ए वर्क इन 32 डेज। इसका मतलब 3 मैन जो हैं वो 7 वोमेन के बराबर हैं। तो यहाँ से मैन अपॉन वोमेन पता चल गया, कितना आ गया 7/3। इसका मतलब मैन की इफिशियंसी 7 है और वोमेन की कितनी है 3। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 आदमी और 5 औरतें अगर साथ में काम करें और दुगना वर्क हो तो वर्क डबल नीचे लिखा जाएगा, मैन इंटू डे बराबर वर्क होता है, बराबर कितना होगा 3 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 32 में। यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है कि m की वैल्यू 7 रख दो, w की वैल्यू 3, m की वैल्यू 7। सॉल्व करते हैं, 7 7 49 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। 49 और 15 कितने होंगे 64, 64/2 कितने होंगे 32x बराबर 21 गुणा 32। 32 से 32 कटेगा तो x बराबर 21। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 21 दिनों में 7 आदमी और 5 औरत मिलके काम कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 127 मीटर एंड 98 मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन हैं, आपस में मिल रही हैं। एक 127 मीटर लेंथ की है, एक 98 की है। दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग है, 35 और 55। ध्यान रखिए ये मीटर में है और ये जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, स्पीड जुड़ जाएगी। स्पीड जुड़ के कितनी आएगी, 35 और 5 40 और 50 90। बट इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो चलेंगे। अब एक दूसरे को क्रॉस करना, क्वेश्चन पूछा है आफ्टर मीटिंग दे विल क्रॉस ईच अदर। अब वो एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब ये है कि इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में इस पोजीशन पे होने चाहिए। इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, तो वो तभी होंगे जब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 127 प्लस 98, इतने मीटर की डिस्टेंस किससे ट्रेवल करनी होगी, 25 मीटर प्रति सेकंड से। तो आपको जो आंसर निकल के आएगा उतने सेकंड्स में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो 127 और 98 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 225, और 25 निम्न में कितने होते हैं, 225। तो करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा, 9 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। इफ़ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 35 है, एक्स वाई इक्वस टू 6 है। एक्स वाई अगर 6 है और बोला गया है कि एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 है। तो 3 ग्रेटर देन 2 भी है, तो 3 दूनी 6। वैसे आप अगर करना चाहें तो यहाँ पे 6 और 1 भी ले सकते हैं, 6 ग्रेटर देन 1 है, बट ये इसको सॉल्व सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 35, क्योंकि 6 का क्यू कितना होगा, 216, ये तो 35 ही है। तो इसका मतलब 6 और 1 हम काट देंगे, 3 और 2 कंसीडर करेंगे। तो 3 का क्यू 27 और 2 का क्यू 8, 27 और 8 कितने हो गए, 35। अब क्वेश्चन में पूछा गया एक्स माइनस वाई बताइए, तो एक्स माइनस वाई कितना होगा, 3 माइनस 2 यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द टू फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 6 माइनस 1। x की पावर 6 माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी। एक्स क्यू प्लस 1 और एक्स क्यू माइनस 1, ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी। अब आपको ये पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहीं पे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा होता तो ए प्लस बी होता और यहाँ माइनस ए बी आता। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे, 1 का क्यू मान लेंगे। तो एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू क्या होगा, एक्स प्लस 1। अब प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, मतलब ए माइनस वी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देन अदर फैक्टर्स। तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को हटा के अदर फैक्टर्स क्या बचेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया है ए रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है। लेंथ दी है 112 और ब्रेथ दी है 62 मीटर ब्रॉड। ए क्यूबिकल टैंक ऑफ एजेज 6 मीटर एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड डिग किए जा रहे हैं। तो 6 मीटर के क्यूबिकल जो टैंक हैं वो खोदे जा रहे हैं। तो बची हुई आकृति हमें ऐसी मिलेगी कुछ। क्लियर है। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है सॉइल इज सो रिमूव्ड इन इवनली स्प्रेड सो द रिमेनिंग फील्ड। अब ये इनको डिग करने के बाद जो सॉइल आएगी उस सॉइल को इस पूरे एरिया पर डिग कर दिया जाएगा। तो इसकी हाइट बतानी है। तो हाइट तो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस नीले वाले पार्ट का वॉल्यूम। तो आप कहोगे नीले वाले पार्ट का वॉल्यूम होगा, पूरे रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकाल लीजिए सबसे पहले। वो कितना होगा, 112 इंटू 62। इस पूरे रेक्टेंगल के वॉल्यूम से एक ऐसे एरिया हटा लीजिए ये। तो ये कितना है, 6x6 का, तो कितना है 36। 36 वाले 4 एरिया हटाने, तो 36 इंटू 4 यानी 144 बराबर कितना आएगा। ये जो हाइट है ये हाइट उसके बराबर बढ़ेगी जितनी मिट्टी खोद के आएगी। तो ये क्या है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 6 का क्यू। ऐसे कितने हैं, 4 हैं। ऐसे कितने हैं, 4 हैं। तो क्या होगा, 6 का क्यू इंटू 4, 6 का क्यू इंटू 4। अच्छा, ये जो एरिया है इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम उसी के बराबर आएगा जो इन मिट्टी को डिग करके बाहर निकलेगा। तो इसकी मान लीजिए एच हाइट होती है, तो ये इसका बेस का एरिया कितना हो गया, ये बेस का एरिया होगा इंटू हाइट बराबर 6 का क्यू इंटू 4। इसको बस सॉल्व करना है। 6 112 इंटू 62 करेंगे तो आएगा 6944।
6944 में से 144 माइनस होगा बराबर 6 का क्यूब यानी 216 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो हाइट निकल के आएगी 216 इंटू 4 डिवाइड बाई 6800। अब यूनिट का हमें ध्यान रखना है, आंसर सेंटीमीटर पूछा है, सारी चीज़ें मीटर में है, तो ये हमारा पास क्या आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इंटू 100 हटाएंगे तो ये बचेगा 4 से कितना बचेगा, 17 चौके 68। तो हाइट की वैल्यू निकल के आएगी 12.7 सेंटीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 12.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। इसका आंसर यूपीपीसीएस ने गलत दिया है, इसका करेक्ट आंसर 9 मीटर आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्पेयर ऑफ ए मेटल इज 3 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग वायर ऑफ ए डायमीटर 4 mm कैन बी ड्रॉन। तो देखिए एक स्पेयर है, एक स्पेयर से एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। कैसे, इसका जो डायमीटर है वो 4 mm यानी रेडियस 2 mm है। mm को अगर चेंज करेंगे तो मिलीमीटर यानी 10⁻³ इंटू मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 यानी 2/10 यानी 1/5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों के वॉल्यूम बराबर करने पड़ेंगे क्योंकि एक दूसरे को मिला के बनाए गए हैं। तो 4/3 इंटू आर, आर मतलब इसकी रेडियस है कितनी है, 3, तो 3 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। इस सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 1/25 हो गया, इंटू हाइट हमें निकालनी है कि कितनी लंबाई का बनाना है। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, तो 9 चौके 36 इंटू 25 बराबर क्या आ जाएगा, हाइट। 36 इंटू 25 को सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आएगी, 900 सेंटीमीटर। अगर ये 900 सेंटीमीटर आता है, अगर ये 900 सेंटीमीटर आता है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 मीटर। 900 सेंटीमीटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर में लिया गया है। यहाँ पे भी मैंने मिली को और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 900 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा, 9 मीटर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों को ऐसा लगा कि इसमें डेटा मिसिंग है, डेटा मिसिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। 17 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। टोटल 17 बच्चे एक एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। टोटल 17 बच्चे हैं जो एक एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन दिस। तो फेल्ड वाले बच्चों के मार्क्स ये हैं, इसका मतलब पास वालों के इससे ऊपर हैं, 10 से ऊपर होंगे। द मीडियन ऑफ द मार्क्स, मीडियन बताना है हमें, तो ध्यान रखना है मीडियन निकालने के लिए 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 6। हमें मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। जब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10। और जो पास होंगे उनके मार्क्स तो 10 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 17। तो 17 का अगर मीडियन निकालेंगे तो 17 का मीडियन क्या आएगा, 17 + 1/2 यानी क्या आएगा, 18/2 यानी 9th टर्म आएगी। कौन सी, 9th टर्म। 9 टर्म निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टर्म कितनी आ रही है, 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, 9। ध्यान से सुनिए, हमें मीडियन निकालने के लिए हमें जो भी डेटा दिया गया है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले छोटा लिखना पड़ेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम सब, ये बच्चे क्या हैं, ये फेल हुए हैं, तो जो पास हुए हैं उनके मार्क्स तो 10 से भी ज़्यादा हुए होंगे तभी वो पास हुए हैं। तो इसका मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में जब जमा रहे हैं तो हमने ये जमा के देख लिया कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाने पर ऐसा जमाव करके ऐसा आएगा। मतलब सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये जो बच्चे हैं ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बच्चों के मार्क्स हैं। अब हमने देखा टोटल 17 बच्चे हैं, मीडियन निकालने के लिए 17, अगर ऑड हैं तो फिर n+1/2 भी टर्म होती है, और अगर इवन होते हैं तो n/2 भी टर्म होती है। अगर 16 होते तो 8वीं टर्म निकालते, और यहाँ पे 17 है तो 17 + 1/2 यानी 18/2 यानी 9th टर्म निकालनी पड़ेगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो 9th टर्म आएगी वही पूरे 17 बच्चों का मीडियन होगा। तो हमने 9वां बच्चा निकाला तो वो कितना आया, 9th। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। इस तरीके से हमने यूपीपीसीएस सीसेट के 2020 के सभी क्वेश्चंस को देखा है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।